बीजेपी की राजनीति है कि लोगों को बांटना, डिवाइड एंड रूल। लेकिन भारतवर्ष के लोगों की जो एकता है, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है विविधता में एकता। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। सबसे पहले मैं आप सभी को जो है इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। और आप सभी को मालूम है कि पैंडमिक भी चल रहा है हिंदुस्तान में, कोरोना वायरस के बहुत केसेस बढ़ चुके हैं। इसलिए जो है जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी सियासी दल से हो, साथ साथ मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके तरफ से भी गाइडलाइंस आया है कि आप मनाइए मगर एक पूरे प्रिकॉशन के साथ मनाइए। जो है इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो फिलहाल जो है हम लोग वार्ड में है। वार्ड में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है, वार्ड से पता चलता है। वोटर वार्ड्स के ही होते हैं, फिर उसके बाद जो है एमएलए में जाते हैं, विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ पोस्ट होल्डर लोग हैं और कुछ सामान्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं जो इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है और इंडिपेंडेंस डे इस बार किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले परवेज़ भाई, आप जो है कई बार हमसे बातचीत किए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है और साथ ही साथ सेलिब्रेशन तो हुआ है आज़ादी का, सारे लोग, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को टीएमसी की तरफ से किस तरह का गाइडलाइंस आया था, आपके हाई कमांड से किस तरह से आप लोगों ने चीज़ें मतलब कि अपने तरफ से कंट्रीब्यूट की? हम लोग को पार्टी की तरफ से यही गाइडलाइन आया था कि आप लोग फ्लैग होस्टिंग करें। 74वां यौम आज़ादी आज मनाया गया, बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। और हमारे पार्टी के तरफ से हम लोग को ये गाइडलाइन दिया गया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंस को ख्याल में रखते हुए, समझे, आप लोग फ्लैग होस्टिंग करें। और आज हम लोग अपने वार्ड में 21 जगह, पूरे 43 वार्ड में आज हमारी कोऑर्डिनेटर शगुफ्ता परवीन की लीडरशिप, हमारे तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति अशोक ओझा के लीडरशिप में, और मैं खुद प्रेसिडेंट वार्ड 43 तृणमूल कांग्रेस, परवेज इकबाल मेरा नाम हुआ, हम लोग सब मिल कर के आज 21 जगह हम लोग फ्लैग होस्टिंग किए पूरा वार्ड में। और बहुत ही, अब पूरे हमारे वार्ड में सभी लोग, यानी पूरा हर पार्ट से सब लोग, और हर पार्ट में आज फ्लैग होस्टिंग हुआ। और वहाँ जो जो ज़िम्मेदार लोग थे पार्टी के, सब लोगों ने एक ज़िम्मेदारी के साथ फ्लैग होस्टिंग किया। हमारे साथ महराज भाई भी थे, जोड़ा सा कौमी फाउंडेशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं। और हरनवाड़ी लाइन में आज हमारे नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी नूर आलम साहब ने भी आज झंडा लहराया यौम आज़ादी के मौके पे। जोड़ा सा कौमी फाउंडेशन ने यहाँ इंतज़ाम किया था, हरनवाड़ी लाइन में एक प्रोग्राम इंतज़ाम किया था। बाकी हम लोग सब अपना जैसा रहा। परवेज़ भाई, एक बात बताइए कि अभी जो जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप चूँकि इस वार्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको खबर होगी कि वार्ड में क्या चल रहा है। तो पिछले साल जब आप जश्न आज़ादी मना रहे थे और इस साल जब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो कितना आपको बदलाव लगा आपके वार्ड में या यहाँ पे भी? मेरा वार्ड में कहीं तो कोई बदलाव नज़र नहीं आया। मेरा वार्ड लोग कम रहे क्योंकि नहीं, लोग काफ़ी थे, लेकिन पूरे सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए सब लोगों ने आज फ्लैग होस्टिंग में शिरकत किया। लेकिन हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हम लोग किए। अच्छा, एक बात बताइए कि एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना कदम जमा चुकी है या ममता बनर्जी उखाड़ फेंकेंगी? भारतीय जनता पार्टी कदम जमाई, वो लोकसभा में एक इलेक्शन, लोकसभा में 18 सीट मिला उनको। लेकिन अभी हम लोग पूरा एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि एक दफ़ा अगर विधानसभा इलेक्शन हुआ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमारी दीदी ममता बनर्जी आएंगी। और अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अब वो कोई यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है। आज आप पेपर पढ़िए, हर दिन आप बांग्ला पेपर देखिए, उर्दू पेपर देखिए, हज़ारों में लोग तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हर दिन कोई दिन आप पेपर उठाइए, आप जिस पेपर का आप उठाइए, तो हर दिन हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि आज फला 200 घर टीएमसी ज्वाइन कर लिया, 600 घर टीएमसी ज्वाइन कर लिया, सब पूरा। और यानी कलकत्ता बाहर से काफ़ी लोग इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं। और सब लोगों ने दीदी पे भरोसा किया और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार विधानसभा में दीदी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगी। अब और एक बड़ी बहुमत तृणमूल कांग्रेस का यहाँ आएगा और फिर दीदी 5 साल के लिए फिर आएगी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ यूथ के जो वार्ड के अध्यक्ष हैं अशोक ओझा, इनसे भी जानते हैं क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यूथ है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इस बार वार्ड में किस तरह का मतलब कि प्रिकॉशन लिया गया? और साथ ही साथ अशोक भाई, पहला सवाल ये है कि
अब जो है नौजवान जुड़े हुए हैं, दीदी के साथ जुड़े हैं या वोट के साथ जुड़े हैं या टीएमसी के साथ जुड़े हैं, तो उसमें किस तरह का लग रहा है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा सेफ साइड जा रहे हैं? उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो शायद हम लोगों को सेफ साइड चाहिए, या ममता बनर्जी के जिस तरह से पिछले सालों से जुड़े हुए थे आज भी नौजवानों के अंदर या यूथ के अंदर जो है वैसा ही क्रेज़ है? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, बंगाल की सरजमी पे बीजेपी का कुछ भी नहीं है। बीजेपी 18 सीट पाई थी पश्चिम बंगाल में, ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किस परिस्थितियों में और किस समय पाई, ये सोचना होगा। जिस समय दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उस समय नरेंद्र मोदी एक चेहरा था और उनके सामने विपक्ष कमज़ोर था। लेकिन पश्चिम बंगाल के सरजमी पे ममता बनर्जी चेहरा है, और विधानसभा हम लोग जब जाएंगे तो ममता बनर्जी को लेके जाएंगे। और ममता बनर्जी के विरोध में कौन रहेगा? दिलीप घोष, जिसको यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनको बोलने का सलीका ही नहीं है। पार्टी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के सरजमी पे ममता बनर्जी को छोड़कर कोई दूसरा शख्सियत नहीं आ सकता, और ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की फेस है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो यूथ आपके साथ जुड़े हैं, या उस यूथ में क्या बदलाव लग रहा है? क्योंकि यूथ जो है रोजगार के मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप रही इस बार, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पैंडेमिक में भी फ्लॉप रही, तो यूथ का आक्रोश बढ़ रहा है या यूथ जो है कमज़ोर पड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दे पे आई थी सरकार में। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो नौजवानों को लगा था कि हो सकता है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो हम लोगों को रोजगार मिल सकता है। दूसरा मुद्दा था 15 लाख रुपया, जो प्रत्येक गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाने की बात की गई थी। और तीसरा जो इनका मुद्दा था, वो मुद्दा था कि लोग सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान। ये 3 मुद्दे थे बीजेपी के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संपादक, आप लोगों से हमसे ज़्यादा मिलते हैं, हम लोग तो एक वार्ड में बैठे हुए, एक अंचल में बैठे हुए, लेकिन आप पूरे बंगाल में मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 मुद्दे थे, ये 3 मुद्दे पे कहीं पे बीजेपी क्या खरी उतरी? अगर लोगों ने तो सीट उर्दू को ज़्यादा नहीं, लोगों को उस समय इसलिए दिया था क्योंकि दिल्ली में उस समय जो मुद्दा था, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर थी और विपक्ष बिखरा हुआ था। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट को पैदा करके और लोगों के बीच में झूठ फैलाकर किया। आज के दिन में बीजेपी की जो सरकार है, ये पेंडेमिक के समय में सरासर फेल है। 15 लाख हज़ार करोड़ रुपया देने की बात थी, आज तक लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा, 15,000 रुपया नहीं पहुंचा, 15 रुपया नहीं पहुंचा। हर मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे में ख़त्म है। और बीजेपी सरकार क्या कह रही है? बीजेपी सरकार कहती है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और विगत जितने सालों में कांग्रेस ने जो किया था उसी को बेच कर ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आज रेलवे बिक रहा, आज BSNL बिक रहा, आज हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और नौकरी कहीं ना कहीं जा रही है। सबसे बड़ा नौकरी, भारतवर्ष में सबसे बड़ा नौकरी और रोजगार देने वाला संस्थान था रेलवे। आज उस रेलवे को बेचा जा रहा है। आप कैसे सोचते हैं कि यूथ उनके साथ में जाएगा? आज रेलवे से ज़बरदस्ती लोगों को VRS दिया जा रहा है, दूरदर्शन चैनल से लोगों को निकाला जा रहा है, और ख़ास करके BSNL, आज BSNL भाड़े पे टावर लेकर आज दुनिया की सबसे बड़ी चौथी कंपनी बन गई। धीरू भाई अंबानी की, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, BSNL से भाड़ा पे टावर लेके, और वही BSNL आज ख़त्म हो रहा है। आज कोयला का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो चौतरफा जो लोगों की नौकरी जा रही है, 2 करोड़ नौकरी मिली तो नहीं, कम से कम करोड़ों करोड़ नौकरी इस पेंडेमिक में बीजेपी की सरकार ख़त्म कर रही है। इस मुद्दे पर जब हम इस मुद्दे को लेकर, ममता बनर्जी का चेहरा को लेकर जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाएंगे, तो उस समय ममता बनर्जी को छोड़कर दूसरा कोई शख्सियत बंगाल की ज़मीन पर नहीं टिक सकता। और पश्चिम बंगाल का जो रिकॉर्ड है इस बार नौकरी देने का, लघु उद्योग में, आप पेपर उठाइए, आप पेपर उठा के देखिए, पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर छोटे लघु उद्योग को बचा कर रखने में और नौकरी बढ़ाने में ममता बनर्जी की सरकार आज भी पश्चिम बंगाल में 1 नंबर है। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार। एक सवाल जानेंगे, लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो चल रहा है उससे आप वाकिफ़। एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस में कि वंशवाद की राजनीति चल रही है, वंशवाद की राजनीति चल रही है राहुल गांधी प्रियंका को लेकर। तो अब तो सवाल ये भी पैदा होता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो वंशवाद कहीं ना कहीं तो TMC में भी चल रहा है। कैसे आप मानते हैं कि वंशवाद है? आज यदि कोई, मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस की राजनीति में आपने कहा कि था, कांग्रेस ने राहुल गांधी को लाया, लेकिन राहुल गांधी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी फेल हुए।
लेकिन अभिषेक बनर्जी आज के दिन में तरोताज़ा युवक 32-33 वर्ष का युवक जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आया है, ममता बनर्जी का भतीजा हो सकता है, लेकिन वह युवक के अंदर में सलाहियत और ममता बनर्जी ने सलाहियत को आगे दिया, केवल अभिषेक बनर्जी को आगे नहीं बढ़ाया। आज आप देखिए शुभेंदु अधिकारी, आज शुभेंदु अधिकारी भी यूथ का फेस है। आज ऐसे ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो नया जनरेशन, आज ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 3 जनरेशन को तैयार किया। ममता बनर्जी यदि किसी टाइम में दिल्ली की राजनीति में या देश के सबसे बड़े चेयर पर जाती है तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 3 लेयर तृणमूल के अंदर बना दिया है। जो ममता बनर्जी के अधिक स्थान, यदि ममता बनर्जी आगे मुख्यमंत्री की सीट खाली करके दिल्ली की सीट में जाती है तो वो वहाँ पर बैठने के लिए काबिज रहेंगे। और इसके लिए केवल एक अभिषेक बनर्जी नहीं है, सैकड़ों अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी ने तैयार किया है। बहुत शुक्रिया। एक और व्यक्ति है मिराज भाई हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अभी जो आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, तो आप अपने पर्सनली तौर पर, चूँकि आप परवेज़ भाई ने बताया कि आप किसी संस्था से जोड़ा उम्मीद फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो क्या बदलाव आपको लगा इन सालों में, 2 सालों 3 सालों में जिस तरह से जश्न आज़ादी चल रहा है? देखिए, अभी जो बदलाव है, अभी जो माहौल है कोरोना वायरस का, उसको लेके बहुत सारा बदलाव है। जो आदमी घर से निकले तो सभी है, लेकिन अपना सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब मास्क लगा के सब एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी अपना लगता है कहीं पर हिंदू मुसलमान भाईचारा टूट रहा है, ये इस बार ऐसा लगा? क्योंकि सीए के बाद पहला जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है ना, हम लोग उस टाइम में आज़ाद हो गए, लेकिन अभी जो माहौल है, अभी हम लोग आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू मुस्लिम में ऐसे मतलब ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि मतलब आदमी उसमें घिर चुका है। लेकिन अब जो हिंदू मुस्लिम को एक होकर आज़ाद होना होगा, ये असल आज़ादी होगी। ये चीज़ आज़ादी, ये आज़ादी होना, सभी पब्लिक को एक माइंड बनाना होगा। ये जो आदमी पब्लिक के माइंड में डाला गया है, हिंदी मुस्लिम ये वो, आप सपोज डेट आपने बोला ना कि जो लीडर टीएमसी से जा रहा है, आप बीजेपी में जाके देखिएगा वो सेकुलर नहीं रहता है, वो जाके हिंदू मुस्लिम की ही बात करता है। जब तक वो टीएमसी में है वो सेकुलर बात करेगा। जो टीएमसी से जा रहा है, वो जिस जगह जा रहा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रहा है कि आदमी को माइंड डाइवर्ट करे, मतलब कि हिंदू वोट पूरा मिले, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जब वही लीडर टीएमसी में होता है तो वो तो ऐसा बात नहीं करता। आप खुद बताइए ना, अभी तक पूरे बंगाल में किसी टीएमसी लीडर का आप एक बयान दिखाइए जो हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे वो बोला हो, आपने सुना है कभी? नहीं, इस तरह के बयान तो नहीं सुने। दिलीप घोष की तरफ से कभी आते हैं। दिलीप घोष हो गया, अर्जुन सिंह हो गया, राकेश सिंह हो गया, ये लोग देखिए जो टीएमसी से गया है, बीजेपी में जाने के बाद ही ऐसा बयानबाजी कर रहा है। टीएमसी में तो ऐसा कोई लीडर हमको तो दिखा नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही चाह रहा, आपने जो चीज़ पूछा था, मैंने बताना चाहा कि आपने पूछा कि लोगों के बीच में कहीं आया है कि नहीं आया। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं बटा है, बांटने की जरूर चेष्टा कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेंगलुरु में। आप जानते हैं कि एक कौमी दंगा करने की चेष्टा की गई थी कांग्रेस के भतीजे के पोस्ट पे, किसी के भी पोस्ट से, कोई किसी भी पार्टी का हो सकता है, मैं उसका नहीं। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ पे क्या है, जब मस्जिद का तो आप मामला बोल रहे हैं, वहाँ पे एक मंदिर थी, वो मंदिर, उस मंदिर को कुछ लोगों ने क्षति पहुँचाने की चेष्टा किया, लेकिन वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग और मुसलमान भाई वहाँ पर घेरा करके उस मंदिर को रुका। तो इससे आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम बटे हैं ना हिंदू मुस्लिम एक हुए? नहीं, मगर जिस तरह के भाषणबाजी होते हैं, भाषणबाजी देखिए, बीजेपी की राजनीति है कि लोगों को बांटना, डिवाइड एंड रूल। लेकिन भारतवर्ष के लोगों की जो एकता है, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है विविधता में एकता। यहाँ पर एक धर्म नहीं है और एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कम से कम 365 धर्म है और 1000 से ऊपर भाषा है। लेकिन अनेकता में एकता हम लोगों को स्कूलों में सिखाई जाती है और हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है और उसी को मानने वाले हम लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे तृणमूल की राजनीति हो, बीजेपी की राजनीति जातिवाद की राजनीति कर रही है और इसी का विरोध ममता बनर्जी कर रही है। और आप देखिए कि ममता बनर्जी जितने जोर से सेकुलर का काम कर रही है वो हर तबके को लोग को लेकर नहीं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसके पर हर किसी न किसी रूप से हमला करती है। चाहे सीबीआई दिखाती है, आईडी दिखाती है, ईडी दिखाती है, लेकिन ममता बनर्जी और बंगाल की मिट्टी इतनी नरम मिट्टी नहीं है जो घबरा जाए। बंगाल की मिट्टी लड़ने वाली मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी बहुत मजबूत है। और यहीं से आप देखिएगा, जब भी चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर था, और बीजेपी को सरकार जब उखाड़ के फेंकेगी तो उसमें भी बंगाल एक नंबर है। अच्छा, चलिए एक और व्यक्ति है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो
हम लोग जो आज़ादी मना रहे हैं, आप तो सामान्य व्यक्ति हैं, आपको कभी कहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं कोई कामयाब हो गया? अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जो है चुनाव बहुत करीब आ रहा है, ये सब चीज़ें अब बहुत तेज़ी से होंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा बंगाल में होगा भी नहीं। यहाँ के लोग जो सब लोग सेकुलर हैं, सब लोग दीदी को चाहने वाले हैं। यहाँ जितने युवा लड़के हैं सब तो दीदी को चाहने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। बीजेपी चाहे जितना भी कर ले, यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। मगर ये भी है ना कि ममता बनर्जी के तो मजबूती के साथ है, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी भी यहाँ पर मजबूत हो गई, तो थोड़ा सा तो घबराहट लोगों को या ममता बनर्जी को भी होगा। देखिए, वो इलेक्शन अलग था, अभी का जो इलेक्शन आएगा ये अलग इलेक्शन आ रहा है। ये इसमें ममता बनर्जी पूरी बहुमत के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला वो 5 साल के लिए फिर वो फुल बहुमत से जीतेंगे। देखिए, यहाँ पर कई सारे पोस्ट होल्डर लोग हैं और कई सामान्य लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है। मैं आज वार्ड में रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूँ, मैं खास करके नेशनल मुद्दे पर आपसे जुड़ता रहता हूँ, मगर वार्ड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया कि वार्ड में जो राजनीति होती है उसका एक अलग पहलू होता है, उसकी कुछ अलग जो है चीज़ें सामने आती है जो आप नेशनल मुद्दे पर नहीं देख पाते हैं। तो वार्ड की राजनीति सबसे ज़रूरी है कि आम जनता जो ग्रास रूट में रहती है, जो ग्राउंड लेवल पर है, उनका क्या सोचना है। इसी मुद्दे के साथ आज हम बातचीत कर रहे थे कई सारे लोगों से और उनसे बहुत सारी अपडेट हुई है। मैं फिर जुड़ूंगा किसी बड़े इशू के साथ आपके साथ। तब तक के लिए आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा इंशाल्लाह, जो है फिर बात होगी इस पर। और साथ ही साथ मैं जश्न आज़ादी की आप सभी को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।